नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। तो आज हमारी एसएससी जीडी को लेकर चौथी क्लास रहेगी जीके जीएस की। 3 क्लास हमने कंप्लीट कर ली और आज हमारी चौथी क्लास है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। क्या पूछा है कि एक इंटरनेशनल निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार है उनको है ना जो रुपए उधार में देता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों को ऋण देता है। जो भारत के सभी बैंक हैं उनको ऋण उधार कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर हो रही है विभिन्न देशों की, तो विभिन्न देशों को जो बैंक है वो ऋण उधार देती है, उसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक है ना वो सभी देशों की जो बैंक है या सरकार है उनको पूंजी उधार देता है या ऋण उधार देता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसकी डिटेल देखने। देखो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देती है। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इंपॉर्टेंट याद रखना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसका कार्य क्या है? विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी या ऋण उधार देना है कार्य। देखिए अगला क्वेश्चन, सीमा रेखा के भीतर, सीमा रेखा के भीतर किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एसएससी जीडी में आया हुआ है, तो अभी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 × 15 मीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 × 15 मीटर क्या होता है? इसका माप होता है। सीमा रेखा के भीतर किनारे से बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई होती है 28 मीटर। ये तो पूछा था लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 28 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है? 15 मीटर होती है, याद रखना। बास्केट की ऊंचाई जमीन से 3.5 मीटर तथा बास्केटबॉल का वजन होता है 600 से लेकर 650 ग्राम तक होता है। बास्केटबॉल खेल में जो शब्दावली काम में आती है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो बैंक गार्ड, फ्रंट कोर्ट, लीड पास, टिप ऑफ, रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, ये मुख्य शब्दावली होती है बास्केटबॉल के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान। देखिए देश और क्षेत्रफल, नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। भूटान का क्षेत्रफल कितना है? 33,394 किलोमीटर स्क्वायर है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं जो भौगोलिक सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश भारत के साथ भौगोलिक सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। कौन सा देश है सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन सा है? भूटान है। भूटान का क्षेत्रफल कितना है? 333,94, याद रखना। श्रीलंका एवं मालदीव भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं। समुद्री सीमा कौन कौन से देश भारत के साथ बनाते हैं? श्रीलंका और मालदीव बनाते हैं। चारूशिजा माथुर एक नाम है जो खालिस्तान नृत्य का पर्याय है। किस नृत्य का पर्यायवाची शब्द चारूशिजा माथुर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारूशिजा माथुर मणिपुरी नृत्य का पर्याय है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विचारधारा वाले परिवार से संबंध रखने वाली चारूशिजा की प्रस्तुतियां उनकी महान सुंदरता, परिपक्वता, संवेदनशीलता और परिष्कार के लिए जानी जाती है। यह 2 बार आ गया। बैलिस्टिक और एकल दोनों कार्यों में समान रूप से निपुण वह दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारूशिजा माथुर किसका पर्याय है? मणिपुरी नृत्य का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? देखिए मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से। इन्हें क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर। और इनका संबंध कहाँ से है? इलाहाबाद से है। इलाहाबाद वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज वर्तमान का प्रयागराज जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे।
वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। क्या पूछा? एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखो फॉस्फोरस भी है, सिलिकॉन भी है, आर्गन भी है, जबकि ब्रोमीन नहीं है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का तत्व है। कौन से का? सातवें का है। और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव्य अवस्था में रहती है। ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में रहती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन रहती है। इसके 2 स्थिर समस्थानिक पर्याय हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 82 है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। ब्रोमीन के मुख्य यौगिक की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? क्या पूछा है? विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय मोहन कत्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले डिटेल। विनय मोहन कत्रा IFS कैडर के एक भारतीय राजनयिक है जो मई 2022 से 34वें कौन से नंबर के? 34वें नंबर के वर्तमान में विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह फ्रांस और नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गे कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज को प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। किसके लिए शुरू की गई है? तो यह इसका मुख्य कार्य क्या है? ऋण देना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PMMY इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। कितने लाख रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह ऋण वाणिज्यिक बैंक RRB, वाणिज्यिक बैंक RRB, लघु वित्त बैंक MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? गणगौर का जो त्योहार आता है तो उस दिन किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गणगौर के पर्व के दौरान पार्वती गौरी की पूजा की जाती है। पार्वती जी है ये, पार्वती जी गौरी की पूजा की जाती है। यह पर्व चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? पर्सनल इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। याद रखना, आयकर, संपत्ति कर और निगम कर हैं वो सभी के सभी डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो कर अधिकारियों द्वारा सीधे किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है, जबकि GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो GST है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है याद रखना, GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों का निर्धारण करता है? ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था मूल कर्तव्यों के बारे में। तो कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 51A। ऑप्शन A, C, B। इसमें तो देखो ऑप्शन बी होगा, 51A होगा। ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, 51A। आर्टिकल अनुच्छेद जो 51A है उसके अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, याद रखना।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोबेल शांति पुरस्कार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्होंने दुनिया भर में पहल का नेतृत्व किया जिसने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि में योगदान दिया, जिसे हरित क्रांति कहा गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में यदि बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न फसलों में अधिक फायदा हुआ था। विश्व शांति में उनके योगदान के लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब की? 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? समुद्र की लहरें, पर्वतों का निर्माण, हिमनद और पवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतों का निर्माण अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक परतों में ही उत्पन्न होते हैं। देखो, अंतर्जनित बल है वो पृथ्वी के आंतरिक परतों के अंदर उत्पन्न होते हैं। इन बलों के उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों में ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, घनत्व में परिवर्तन, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन होना, मैग्मा के संचलन के कारण उत्पन्न संवहन तरंगों की उत्पत्ति आदि है। पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी आदि अंतर्जनित बलों के उदाहरण हैं। अंतर्जनित बलों के उदाहरण क्या क्या है? ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वतों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 किससे संबंधित है भारतीय संविधान का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 शिफ्टों में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है या अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, वर्तमान का मुंबई में हुआ था। उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1875 में बंबई, वर्तमान मुंबई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इस अधिवेशन में बात करें तो केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें एक भी महिला नहीं थी। पहले अधिवेशन में कोई भी महिला ने भाग नहीं लिया। जब टोटल जितने 72 थे वो सारे के सारे कौन थे? पुरुष थे, महिला आई नहीं इसमें। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। बताइए, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा से कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाते हैं। यह छोटी इकाइयां हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और वहां वे कोशिका के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का उपयोग करके कोशिका झिल्ली से जुड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के शासनकाल में द्वितीय राजधानी के रूप में उभरा था? कुषाणों के शासनकाल की सेकंड राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो कुजुल कड़फिसेस था। कौन था?
कुषाण वंश का याद रखना कैसे, कुषाण कैसे, कुजुल खंड विशेष था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो राजा कनिष्क हुए थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पहली जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, पुरुषपुर या पेशावर थी प्रारंभिक राजधानी। और दूसरी राजधानी की बात करें तो क्या थी, मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है जो मिजोरम में किया जाता है? तो कोल्ली, छऊ, धुम्मल और चेराव। चेराव नृत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का लोक नृत्य है। चेराव मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। इसमें 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस की डंडियों के जोड़े को पकड़े हुए होते हैं तथा महिला नर्तकों का समूह बांसों के थाप के बीच जटिल चरणों में नृत्य करता है। यानी कि चेराव नृत्य में महिला और पुरुष दोनों होते हैं। इस नृत्य की घंटियों और ड्रम का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। यदि हम चेराव नृत्य की बात करें तो इसमें वाद्य यंत्र होते हैं, वो घंटियां होती है और ड्रम होते हैं। चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बांस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1999 में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवारों को स्वरोजगार अपनाने में सहायता के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, पहली बात यह कौन सा मंत्रालय था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। इसमें राज्य सरकार का कोई भी भाग हिस्सा नहीं था। जो भी जितना हिस्सा था वो सारा का सारा 100% किसका था? केंद्र सरकार का था। यह योजना स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे स्व सहायता समूह है, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा आदि का एक समग्र पैकेज है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी? कुल थी 12 पंचवर्षीय योजना। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है? 12 बनी है। प्रथम का समय क्या था? 1951 से 56 ईस्वी के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में, नवंबर 1956 में इसको किया गया था, यूजीसी को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह है गुजरात के कांडला में स्थित एक खालिस्तान बंदरगाह है, छोटा, नया, ज्वारीय या अस्थायी? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ज्वारीय बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के निकट स्थित यह बंदरगाह माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह इंपॉर्टेंट है कि माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और कहां पर स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है और यह है एक ज्वारीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह का पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? क्या पूछा है? जो छऊ नृत्य है उसका शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है? तो देखो, झारखंड से है, उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु का छऊ नृत्य से कोई संबंध नहीं है। छऊ मुखौटा नृत्य का एक प्रकार होता है। कौन सा नृत्य का? मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है जिसमें पौराणिक कहावतों का या कहानियों का के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्प नृत्य या मयूर नृत्य का भी प्रयोग किया जाता है। छऊ नृत्य की मुख्य 3 शैलियां देखो, झारखंड में है सरायकेला छऊ, उड़ीसा में है मयूरभंज छऊ, जबकि वेस्ट बंगाल की बात करें तो पुरुलिया छऊ है। कौन सी छऊ है वेस्ट बंगाल में? पुरुलिया छऊ।
वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य का नाम सम्मिलित कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। खालिस्तान में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब किया था? तो 1918 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1918 में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। किन किन के मध्य? जो सूती मिल के मालिक हैं और उनमें काम करने वाले श्रमिक हैं। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में ही की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर जो सत्याग्रह था उसमें की थी। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। कब की बात है? 1917 ही। वर्ष 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया था और गांधी जी ने उनका समर्थन किया था या साथ दिया था। किशोर न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु है। कि जो किशोर शब्द है वो किसके लिए है? तो किशोर शब्द है 18 वर्ष से जो कम है उसके लिए किशोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस लड़के या लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो किशोर शब्द किशोर के अंतर्गत आएगा या आएगी। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिनियम कब का है? 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, यानी 18 वर्ष से आयु जिसकी कम है। यह अधिनियम 15 जनवरी 2016 से पूरे देश में प्रभावी हो गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। कब से अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो 15 जनवरी 2016 से। इस कानून को विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष कानून का दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम की बात करें तो इसमें कुल 112 तो धाराएं हैं और 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। टोटल धारा कितनी है? तो 112 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष में शुरू की गई थी? कौन सी योजना है? अंत्योदय अन्न योजना। तो कब शुरू की गई थी? तो 2000 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट हुई थी? 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा किया गया था। कौन सा विभाग था? खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का जो मंत्रालय है उसके द्वारा अंत्योदय अन्न योजना का जो प्रारंभ है वो 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में 10 लाख परिवारों को शामिल किया गया था तथा बाद में इसके अंतर्गत दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया गया था। यदि प्रारंभ की बात करें तो 10 लाख परिवार थे और बाद में दिव्यांग भी इसमें शामिल हो गए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और भारत में भूखमरी को समाप्त करना था। तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भारत में भूखमरी को समाप्त करना और लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को AAY की शुरुआत हुई थी, यानी अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, बिल्कुल सही है। आवर्ती का हर्ट्ज होता है, शक्ति का वाट होता है, जबकि न्यूटन तो होता है बल का। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दाब और जो न्यूटन है ये गलत हो जाएगा। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, जिसे पास्कल PA सिंबल होता है, पास्कल का भी कहा जाता है। न्यूटन अपॉन मीटर है ये ऐसा ही मात्रक दाब का। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? कौन है? श्रीमद शंकर देव ने किस नृत्य में अपनी पहचान बनाई थी? तो सत्रिया नृत्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य प्रचलित किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। कहां पर? असम में। किस संत द्वारा? तो वैष्णव संत शंकर देव द्वारा।
यह कला रूप अपना सत्तर के रूप में विदित वैष्णव मठों से प्राप्त करता है, जहां मुख्य रूप से इसका अभ्यास किया जाता था। भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। किसके ग्रंथ में? भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ में। यह नृत्य मुख्य रूप से असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों, मुख्यतः ओजपाली एवं देवदासी का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट है, ओजपाली और देवदासी का मिश्रण है। कौन सा नृत्य? क्षत्रिय नृत्य। खोल यानी ढोल, सिंबल, मजीरा एवं बांसुरी इस नृत्य में संगत करने वाले के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो ढोल, मजीरा और बांसुरी होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में इसमें क्या परिवर्तन हुआ था? समाजवादी, धर्म निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51 क या भाग 4 क के अंतर्गत जोड़े गए थे। संविधान को न्यायिक परिरक्षण से मुक्त किया गया था। इसमें वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा अनुच्छेद 156(2) के अनुसार वह पद त्याग कर सकता है। 156(1) में तो उसकी नियुक्ति है और 156(2) में वह पद त्याग कर सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में खालिस्तान के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भाग में। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा का अनुभव होता है, जो कि छोटे जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होता है। कहां से आता है? भूमध्य सागर से। किस भाग में होता है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गेहूं उत्पादक राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने जीके जीएस के जो एसएससीजीडी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।